चलो शुरू करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. So we're starting with the idea of uniform circular motion over here. Let me share the screen with you guys first. Screen to share. अलाउ नहीं हुई. एक मिनट रुक जा. अब सही है. So we're starting with uniform circular motion over here. A2 physics. अच्छा भाई. देखिए, whenever you study about a motion, सही, generally a circular motion, तो मोशन का जिक्र करते हुए आप लोग डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस, इन सब चीजों पे बात करें. डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, वेलोसिटी क्या है उसकी, एक्सेलरेशन किस तरह की है, इसके ऊपर ही ओवरऑल समझ लीजिए कि आपकी गुफ्तगू चल रही होती. अब मामला ये है कि हम जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन के दौरान किन चीजों का हमें यहाँ पे समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर पढ़ना है, या कौन कौन सी वेलोसिटीज का जिक्र यहाँ पे होगा, या कौन कौन सी एक्सेलरेशंस का जिक्र होगा, ये हम जरा यहाँ पे देख लें. देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ. देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो तरीके पे है. सही, एक हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है और एक हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है. मतलब अपने ओ लेवल्स तक हम सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स के ऊपर बात किया करते हैं. अब ये है कि हमें लीनियर और एंगुलर दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का जिक्र करना है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि दोनों डिस्प्लेसमेंट्स आपस में लिंक्ड कैसे हैं. ठीक है, we have the linear displacement and we have the angular displacement. अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फर्क किस चीज का है? देखो बेटा, जब सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट किसी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करने का काम कर रहा होता है, ठीक है, तो इसमें सिलसिला ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करता हुआ जाता है, लेट्स से इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक मूवमेंट उसकी ये होती है जो उसने इस ट्रैक पे की है, ये कर्वलिनियर सर्कमफेरेंशियल ट्रैक, एक ये डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी. और एक डिस्प्लेसमेंट उसकी जो एग्जिस्ट करती है वो असल में एंगल पे बेस कर रही होती है कि जो एंगल उसका सस्पेंड हुआ है ना, ये थीटा, एक डिस्प्लेसमेंट इस चीज के ऊपर आ रही होती है. इसने सही एंगल कितना फॉर्म कर दिया यहाँ से जब ये मूव कर रहा था फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. आप इन दो डिस्प्लेसमेंट्स को इन दो तरीकों से डिफाइन करने का काम करते हैं. लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये एस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा है. ये इन दोनों में फर्क है. सही ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये एस है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये थीटा इसको करता है. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली the length of the curved track form
when a body is moving in a circle about a point. Now, the reason why you call this distance a linear displacement, even though your object is moving in a circle, so imagine yourself sitting on this particle and traveling in the circular road. सही अपने आप पार्टिकल के तौर पे समझो कि तुम इस पार्टिकल में बैठे हुए और सर्कुलर ट्रैक के अंदर घूमने का काम कर रहे हो. If you are on that particle and you're moving in the circular track, so you would observe yourself as moving in a line. जैसे रोड होता है ना, रोड पे अपने आप को चलता देखोगे, मीटर्स के अंदर अपना डिस्टेंस कवर कर रहे होगे. और डिस्प्लेसमेंट का रीजन ये है इसको कहने का, क्योंकि सर्किल में मूव करते हुए ये सबसे छोटा फासला है. एक स्पेसिफिक रेडियस पे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर आपका रेडियस फिक्स्ड है, तो ये सबसे छोटा फासला है. इससे छोटा फासला आप फॉर्म नहीं कर सकते अगर आप सर्कल में मूव करना चाह रहे हो. It's the shortest possible track that you can form if you're moving in a circle for that specific radius. Otherwise आपका रेडियस चेंज हो जाएगा. मतलब घूम के जाने के तो बड़े रास्ते हैं, मतलब बोले सर ऐसे पहुंच जाए, लेकिन फिर वो रेडियस थोड़ी सेम रहेगा आपके पास, तो रेडियस चेंज हो रहा होगा. तो सर्कुलर मोशन के दौरान जो सबसे छोटा ट्रैक होता है फॉर अ स्पेसिफिक रेडियस, वो यही फॉर्म होता है जो आपका सर्कमफेरेंस. अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट तो बंदा उसको ऐसे बोलता है सर ये हुई ना डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं हुई. सही, फिर आपके पास यू वोंट कॉल दिस एज अ सर्कुलर मोशन, it would be a linear motion, simple linear motion. So for a circular motion to exist with the object moving in a circular track, it is necessary for your object to form a circular track, और उसके एक सर्कल का रेडियस होना चाहिए, and on that radius the smallest possible track that it can form or the quickest way for it to reach from one point to another is actually this curved direction. ये जो curved track बन रहा है इससे छोटा कोई फासला नहीं है उसके पास मूव करने, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट और लीनियर बोलते हैं. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ओवर हियर ऑन दिस पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन and looking at the particle moving around you. At this point you ain't moving anywhere, but you're looking at the particle traveling from one location to another. आपको नजर आएगा अभी ये इधर पार्टिकल था, अभी इधर पार्टिकल. आप पहले इसको इस तरफ देख रहे थे, अब आप इसको इस तरफ देख रहे हो. इसके दरमियान में जो इसने डिस्प्लेसमेंट की है ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट्स द एंगल सस्पेंडेड बाय अ पार्टिकल the angle subtended by a body moving in a circle about a point. That is basically how you define the angular displacement, the angle subtended by a body moving in a circle about a point. And we measure this angle in radians. This angle is measured in radians. So an examiner might ask you, okay, how are you going to relate these two things with one another? कि linear displacement और angular displacement को आप link कैसे कर सकते हो? तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक क्वांटिटी है जो यहाँ पे इसका रेडियस होता है ट्रैक का, r से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो this s and theta they are like directly proportional to one another. This s and theta they are like directly proportional to one another. इसका मामला ऐसा है कि आप जितना एंगल बढ़ाओगे आपका डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा. लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका पास उतना ज्यादा आएगा. अभी मैंने एक छोटा एंगल फॉर्म किया है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट छोटा है. अगर मैं बड़े एंगल के ऊपर बात करूँ, पूरे एंगल की बात कर लूँ अगर मैं, तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ये पूरी डिस्प्लेसमेंट आएगी. तो जितना बड़ा एंगल होगा आपके पास उतनी ज्यादा आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी. शर्त ये है प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, शर्त ये है आपके पास आर कांस्टेंट. तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो वी हैव अ कांस्टेंट ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड आर. तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हम मैथ्स के अंदर अक्सर पढ़ते हैं. ए लेवल मैथ्स के अंदर आपने ये चीज फॉर्मूला के तौर पर पढ़ा हुआ होता है, ठीक है. और आपको इस बात का भी इल्म है कि यहां से आपका थीटा बनता है,
थीटा का जो फॉर्मूला है रेडियंस के अंदर वो यहां से आता है, थीटा इक्वल्स एस ओवर आर, जिसमें ये थीटा रेडियंस के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे जब आपसे कोई पूछता है कि भाई डिफाइन द रेडियन, सही, तो if someone asks you to define the radian which is a unit, is short they're asking you to define 1 radian। तो 1 रेडियन आपके पास उस वक्त होगा जब 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आपको लीनियरली मिलेगी और आपका रेडियस जो है वो 1 मीटर के बराबर होगा। या आसान जबान में बोलूं कि आपके पास ये 1 रेडियन उस वक्त आएगा जब आपके पास s और r एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना, उस वक्त थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा। तो हम ये बोलते हैं भाई इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट when the linear displacement is equal to the radius of the track when particle moves in a circle about a point। जब आपका पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा हो किसी पॉइंट के अबाउट और सरकमफेरेंस और एंगल आर आपका बराबर हो जाए, उस वक्त जो एंगल प्रोड्यूस होगा वो 1 रेडियंस के बराबर होगा। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा आपका सरकमफेरेंस आपको चाहिए होगा। और इस चीज की मिसाल आप इस तरह से ले भी सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स बना दूं, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको ब्रेक करते हैं, ये हमारे पास अगर रेडियस की वैल्यू छोटी है तो एस भी छोटा बनेगा, और ये एंगल आपका थीटा। अगर आपका रेडियस ज्यादा हो जाता है तो आपके पास सर्कमफेरेंस भी आपका ज्यादा मिलेगा। When moving in a circle about a point, तो थीटा आपका सेम होगा। आर और एस जब इक्वल होंगे तो उस वक्त आपका जो एंगल आएगा वो 1 रेडियंस के बराबर। चलो एक और बात याद रखना, एंगल का टेक्निकली कोई यूनिट नहीं होता, एंगल का टेक्निकली कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि एंगल रेशियो है लेंस का। किसी भी डोमेन में जाकर ढूंढ लो, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, एंगल कभी भी इसमें कोई यूनिट नहीं देगा। आप साइन कॉस टेन के फॉर्मूले देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के लेंस के रेशियोज है। इस फॉर्मूले में देख लो, मीटर्स अपॉन मीटर्स एस अपॉन आर, नो यूनिट एट ऑल, रेशियो है ये रेशियोज होते हैं, ये यूनिट्स नहीं रखते। रेडियन सिर्फ मोड ऑफ कैलकुलेशन बता रहा है आपको कि आपकी मोड ऑफ कैलकुलेशन क्या है। और ये जो पहले वाले आपके फॉर्मूले होते थे वो सारे यहीं से आए हैं। जैसे सरकमफेरेंस वगैरह का फॉर्मूला होता था, अगर पुराना आप फॉर्मूला देखें, ये कन्वर्जन फैक्टर मेरा ख्याल से शायद आप में से कुछ को याद हो कुछ को ना याद हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर आप रेडियंस और डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कन्वर्जन फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे रेडियंस टू डिग्रीज का, वो कन्वर्जन फैक्टर है आपके पास कि भाई आपके पास
180 डिग्रीज पाई रेडियंस के इक्विवेलेंट होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर है आपका। 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई ऑफ रेडियंस। अब आपको जितने कई से भी एंगल मिल जाए, दुनिया का कोई एंगल मिल जाए, आप सॉल्व कर सकते हो उस पर। जब मैं बोलूं भाई मुझे मिसाल के तौर पे 60 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई कर दो। आपको पता है भाई सर 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के बराबर है, 60 डिग्री जो है वो x रेडियंस के बराबर होगा। यू क्रॉस मल्टीप्लाई 180 इंटू एक्स, 60 इंटू पाई, ये हो जाएगा आपके पास 60, 6 3 18 पाई बाय 3 रेडियंस। आपने कन्वर्ट कर दिया इसको यहाँ पे 60 डिग्रीज को रेडियंस में। आप इस तरह से आराम से किसी भी सिस्टम में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और आसान तरीका भी इसका समझ लो कि जो फॉर्मूले आप लोग इससे पहले पढ़ते हुए आए हुए हो ना, ये सारे फॉर्मूले S इक्वल्स आर थीटा की मरहून मिन्नत है। जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला अगर याद हो, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये वो फॉर्मूला था जो डिग्रीज के अंदर यूज होता था हमारे पास, थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब मामला ये है कि भाई इस फॉर्मूले को अगर आप यूज कर रहे हो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के हिसाब से, ये सिंप्लीफाई होके सिर्फ और सिर्फ एक S इक्वल आर थीटा पे बात आ जाती है। और ये किस तरह से S इक्वल आर थीटा पे बात आ जाती है, अगर इसको थोड़ा सा भी गौर करो, थीटा इंटू 2 पाई अपॉन 360 इंटू आर करता हूं अगर मैं, ये 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई साथ में। अब ये जो चीज लिखी है ना, ये चीज आपके पास डिग्री टू रेडियन कन्वर्टर है इस फॉर्मूले के अंदर। और अभी आपने यहाँ पे यही किया, अब थीटा को डिग्रीज में रख रहे हैं। अब देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई करें, यहाँ पे यही चीज हुई है, 60 अपॉन 180 इंटू पाई किया था आपने, तो आपके पास रेडियंस में एंगल आता है। तो सिंपली रेडियन कन्वर्टर, डिग्री से रेडियन में एंगल को लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय आर, वो रेडियस है, सी आंसर आ रहा था, क्योंकि सर्कमफेरेंस हुआ करता है। अभी एस है क्या, एस सर्कल का सर्कमफेरेंस तो है। तो इट वाज ऑल एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बट उस वक्त पढ़ते नहीं था उसको इस पर्सपेक्टिव से। अब आप उसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो ये आपके पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक सा लिंक आया, जो हमने यहाँ पे देखा कि अच्छा भाई किस तरीके से इस चीज को यहाँ पे डील किया जाता है। एस इक्वल आर थीटा का फॉर्मूला आ गया, 1 रेडियंस की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, तो वो हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन में आ गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, मतलब सॉल्व कूल, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद बेटा अगली चीज हमारे पास जो आती है यहाँ पे, वो है वेलोसिटी, जो मोशन के अंदर कह लो कि स्टडी की जाती है। देखिए जैसे दो किस्म की डिस्प्लेसमेंट्स पड़ी, अब इसी तरह दो किस्म की वेलोसिटीज हैं आपके पास। एक हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी,
और एक हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। सही, based on two displacements we have two different type of velocities, a linear one and the velocity and the angular one. अब linear velocity को आप v से रिप्रेजेंट करते हो सिंबॉलिकली, और एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। ये w की तरह ही होता है लेकिन साइड इसकी कर्व्ड हुई होती है। क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? देखो, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, सर्कमफेरेंशियल लेंथ जितनी कवर हुई, तो लीनियर वेलोसिटी ये है कि पर सेकंड आप कितना सर्कमफेरेंस की लेंथ को कवर कर रहे हो। आसान अल्फाज में, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, और इट्स मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, इट्स फ्रॉम हियर, इट्स ट्रेवल्ड ऑल द वे टू देयर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आई है, ये एंगल थीटा कवर हुआ है हमारे पास, सही है, और ये आगे बाद डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, तो आप इसके लिहाज से इस चीज को देखते हो। या इसको और थोड़ा सा अगर डिटेल में देख के देखें, हम बना के देखें, तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन थी। हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 0, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2। हम जब एंगल मेजर करने का काम करेंगे तो ये θ1 और ये पूरा यहां से लेके यहां तक एंगल θ2। इसी तरह से रेडियस तो फिक्स चल रहा है, एक दफा सेट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट 1 और ये डिस्प्लेसमेंट 2। तो हमारे पास ये आया चेंज ऑफ एंगल, और ये आया चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगल चेंज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आगे बाद डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जब आप लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र करते हो ना, तो लीनियर वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि बड़ी हो जाए डायग्राम हमारे पास यहाँ पे। तो लीनियर वेलोसिटी का जिक्र करते हैं हम इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अबाउट अ पॉइंट, अच्छा मैं हर जगह ये अबाउट अ पॉइंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, एक फ्रेज यूज कर रहा हूँ। इसका मकसद ये है, ये अबाउट अ पॉइंट मुझे असल में स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि ये सर्कुलर मोशन है। ये जो भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है या जो भी एंगल वगैरह में चेंज आ रहा है, एक पॉइंट के अबाउट आ रहा है। और ये पॉइंट के अबाउट बताने का मकसद ये था कि वो इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है काशन साहब, इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, it's moving about a certain point, and this is the point O that I have over here. This is the point. Whatever is moving about this point. That's why this displacement, this velocity, ये कोई linear नहीं है, ये सब angular है. It's all angular displacements, it's all angular velocities. सही है, और ये linear भी हो रहा है, तो मतलब linear straight line वाला linear नहीं है ये आपके पास circular motion चल रही है। तो rate of change of linear displacement, जिसको फॉर्मूले के तहत आप आराम से लिख सकते हो, V equals delta S by delta T. As a unit, meter per second. No big deal over there. फिर बात आती है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी का केस आप बोलते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट अ पॉइंट। और इस वक्त जो आपका फॉर्मूला बनता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका जो ऐसा यूनिट आता है आपके पास वो आता है रेडियंस पर सेकेंड, क्योंकि एंगल्स को आप रेडियंस में मेजर कर रहे होते हैं उधर, और टाइम आपका भाई सेकंड्स के अंदर चल रहा होता है। तो एक आपको ये बता रहा है कि ट्रैक पर सेकंड कितने मीटर्स में कवर हो रहा है, एक आपको ये बता रहा है एंगल कितने सेकंड में कवर हो रहा है। तो एक चीज जो है वो लीनियर पे है, एक चीज एंगुलर पे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एक पॉइंट के अबाउट घूमने को समझा रही है आपके, कि इस पॉइंट के अबाउट आपका ऑब्जेक्ट घूम किस रेट पे रहा है, और लीनियर वेलोसिटी बता रही है कि इस पॉइंट के अबाउट आपका ऑब्जेक्ट चल किस रेट पे रहा है, आगे की तरफ डिस्प्लेस किस रेट पे हो रहा है। और ये चीज याद रखना क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज इनकी डायरेक्शंस होती हैं। लीनियर वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन की आप बात करते हैं हमारे साथ, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्किल के अंदर अगर देखा जाए, तो ये होती है बेटा आपके पास टेंजेंट टू योर ट्रैक। लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू योर ट्रैक। अब जिस पॉइंट को कंसीडर करेंगे उस पॉइंट से टेंजेंट पे आप इसको ड्रॉ कर देंगे। किस भी पॉइंट के ऊपर आप आएंगे, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, सही, फ्रॉम द सेंटर, और लीनियर वेलोसिटी को आप टेंजेंट पे शो करते हो। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप राइट हैंड ग्रिप रूल से शो करते हो। ये या तो प्लेन के अंदर होती है या प्लेन से बाहर होती है। इसका मामला कुछ ऐसा होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा 3 डायमेंशनल प्लेन में बनाऊंगा ऑब्जेक्ट को। लेट्स से हमारे पास ये सिस्टम एक सर्कुलर प्लेन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में रोटेट करने का काम कर रहा है। सही, इस तरह से रोटेट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, सही, इसमें। और लेट्स से कि ये रोटेशन की डायरेक्शन है इसकी, और ये वाला पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने का काम कर रहा है। इस तरह से रोटेट कर रहा है अबाउट सर्कुलर ट्रैक। तो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप राइट हैंड ग्रिप रूल से शो करोगे। यू गोइंग टू यूज द राइट हैंड ग्रिप रूल। फिंगर्स को कर्ल करना रोटेशन की डायरेक्शन के अंदर, आपका थंब आपको पॉइंट करेगा कि आपके पास ओमेगा की डायरेक्शन क्या है। सही, आपका थंब आपको पॉइंट करेगा ओमेगा की डायरेक्शन। आप राइट फिंगर्स को कर्ल करना राइट हैंड ग्रिप रूल के हिसाब से, थंब की डायरेक्शन में आपको ओमेगा मिलेगा। तो अगर मैं सबसे पहला केस देखूं यहाँ, दिस वन, तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा, क्योंकि मेरी रोटेशन एक तरह से अगर मैं ऊपर से आके देखूं तो ये मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। आई हैव टू कर्ल माय फिंगर्स लाइक दिस। So my thumb is pointing downwards. This means that the omega over here will be in the downward direction. Perpendicular to my plane of rotation. जो मेरी plane of rotation है उससे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगी, और जो उसके बराबर में है उसमें मैं फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा, सही, क्योंकि मेरी रोटेशन इसी डायरेक्शन में, मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास जो ओमेगा की डायरेक्शन आ रही है ये वर्टिकली अपवर्ड्स है। At an angle of 90 degrees from the plane of rotation.
तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू योर प्लेन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो है वो प्लेन ऑफ रोटेशन से 90 डिग्री पे होती है। जबकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ v is tangent to the point on the circular track। आपके पास v की डायरेक्शन टेंजेंट पे चल रही होती है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल करता हुआ जा रहा था सर्कल के अंदर, तो मैं इस तरह से इसको शो कर रहा हूँ। अब ये जो ओमेगा का फॉर्मूला है ना, कहने को तो बहुत अच्छा सा है, बेटा वो मैंने इसलिए समझाने के लिए, वो तुम्हें मुझे रोटेशन की डायरेक्शन बताने दिया शायद, और कुछ नहीं था। वो जो ओमेगा का मैंने तुम्हें जो बना के दिखाया ना, वो सिर्फ इसलिए दिखाया कि मैं तुम्हें रोटेशन की डायरेक्शन समझा सकता। कि हमें जो ओमेगा पढ़ने में आता है, पढ़ने के लिहाज से ऐसा आता है कि एंगल पर सेकंड कितना कवर कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन के लिहाज से नहीं है। अगर उसको तुम डायरेक्शन से मिसकंफ्यूज कर रहे हो तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये डायरेक्शन के लिहाज से नहीं है कि भाई ओमेगा की डायरेक्शन ये सब मैं रोटेशन के लिहाज से बताया था, और ये समझाना मकसद था कि इतना एंगल पर सेकंड वो इस डायरेक्शन में रोटेट करवा, ये रीडिंग के लिहाज से था। लेकिन जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है उसकी वो ये नहीं होती, उसकी एक्चुअल डायरेक्शन प्लेन के अबव या प्लेन के बिलो होती है। और ये हर उस चीज के साथ में बेटा जब सिस्टम रोटेट करता है, तुम आगे जब इंशाल्लाह आगे जाओगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, जब तुम मोमेंट्स पढ़ोगे तो मोमेंट्स की डायरेक्शन भी आपके पास प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। सिस्टम जहां रोटेट करता है उसका मोमेंट का वेक्टर उसके ऊपर या उसके नीचे शो किया जाता है, उसकी डायरेक्शन में एंगल की कर्व की डायरेक्शन में नहीं होता। अब आते हैं आगे, इस ओमेगा के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ओमेगा का ना, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये बहुत ही क्रूड और स्क्रैच लेवल का फॉर्मूला, शायद कहीं भी नहीं लगता ये फॉर्मूला। इसके एडवांस्ड फॉर्म्स जो है वो हमारे पास अप्लाई हो रहे होते हैं। तो मैं इसकी कुछ ऐसी फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो ओमेगा के यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा के उन फॉर्मूलों का जिक्र करना शुरू करूँ, तो भाई सबसे पहले तो मैं ओमेगा को वही फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे जो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। ये तो ओमेगा है। अब इसकी ब्रांचेस है। अगर मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूं, अगर मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूं यहाँ पे कि भाई इफ लेट्स से डेल्टा थीटा इज ऑफ 2 पाई रेडियंस, कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज होगी ना, मतलब 2 पाई रेडियंस। तो जो टाइम लैप्स होगा इस वक्त रोटेशन की जबान में, उस टाइम को आप टाइम पीरियड कहते हैं। in terms of rotation you call it the time period. So if your system is moving in a circular track and I take a complete angular rotation, भाई जहां से शुरू हुआ वापस वही लौट आया, तो थीटा का चेंज हो गया 22 पाई डिग्रीज का, 2 पाई रेडियंस का, और टाइम पीरियड आपके पास एक तरह से टाइम लैप्स हुआ होगा उसके बराबर आ रहा है। तो मैं अपने इस फॉर्मूले के अंदर इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं और अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं ओमेगा को लिख दूंगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये फॉर्मूला फिर इस्तेमाल हो जाता है, ये फॉर्मूला आप फिर इस्तेमाल कर लेते हो, बहुत जगह इस्तेमाल करते हो, और फिर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यूज करते हो, क्योंकि आप ये कहते हो कि भाई एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन द टाइम पीरियड, तो एक 2 पाई अपॉन कैपिटल टी को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, क्योंकि वो 1 अपॉन टी जो है एफ के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे अगला फॉर्मूला ये आ गया। ये वो फॉर्मूले हैं समझ लो जो
कॉमनली इस्तेमाल हो रहे होते हैं आंसर्स निकालने के लिए ओमेगा के। इन फॉर्मूलों का आप तस्करा कर रहे होते हैं। बिल्कुल, एफ फ्रीक्वेंसी है, सही, एक टाइम पीरियड है, एफ फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे। एक फॉर्मूला इससे भी थोड़ा सा आगे लेके जाता है सिस्टम को, और वो जाता है आरपीएम पे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को आप एक और नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने एक आरपीएम का वर्ड यूज किया। अब आरपीएम क्या चीज है, इसको अगर मैं देखूं, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। आरपीएम इसका मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसको रोटेशंस पर मिनट भी बोल सकते हो, अगर सिस्टम अपने ही पॉइंट पे घूम रहा है तो उसको आप रोटेशंस पर मिनट भी बोल सकते हो। लेकिन एक सर्किल के अराउंड अगर वो घूम रहा है तो आप उसको रेवोल्यूशंस पर मिनट बोल सकते हो, इतने रेवोल्यूशंस उसने किए एक मिनट के अंदर। तो आरपीएम या रेवोल्यूशंस पर मिनट या आर कह लो क्या रोटेशंस पर मिनट। इसमें और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी का अक्सर हम बोलते हैं आरपीएस, रोटेशंस या रेवोल्यूशंस पर सेकंड। क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है नंबर ऑफ अकरेंसेस पर सेकंड। आसान जबान में बोल रहा हूं बिल्कुल फ्रीक्वेंसी। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश वर्ड इंग्लिश मीनिंग देखो इसकी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी is how frequently or how quickly something happens, how many time it happens per second, that's frequency। उसका यूनिट जो ऐसा यूनिट जो हर्ट्ज होता है, it's per second, s minus 1। that word basically means how many occurrences or how many times a thing happens in 1 second। अगर आप इस चीज को देखो कि how many times a thing happens in 1 second, तो rpm is basically how many times a thing happen in 1 minute। revolution, अब यहाँ पे सर्किल की बात हो रही है तो how many times the point or the particle revolves in 1 minute, क्योंकि frequency is how many times the particle revolves in 1 second। तो जो frequency है सही, उसको आप RPS भी बोलते हो, revolutions per second। So there is a way in which you can relate this frequency with the RPM। और वो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ रोटेशंस या RPM अगर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको RPM मिल जाएगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी मरतबा चीज घूम रही है, RPM है एक मिनट में कितनी मरतबा चीज घूम रही है। आपको पता है एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। आप सिंपली ये कह सकते हैं, अच्छा ठीक है भाई, इफ something is, for example, if the frequency is, for example, 10 hertz, it means it's rotating 10 times in a second। in a minute आप 60 से multiply कर दें तो 10 into 60 is going to be 600, it's going to rotate 600 times in 1 minute। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी और आरपीएम का रिलेशन आ गया। ये रिलेशन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अक्सर एग्जामिनर आपको फ्रीक्वेंसी या आरपीएम दे देता है और आपसे कुछ अगली क्वांटिटी निकलवा भी लेता है, और यहीं से आप ओमेगा का तीसरा फॉर्मूला बना सकते हो। क्योंकि आपको ये पता है ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो अगर ओमेगा 2 पाई एफ है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, एफ को रिप्लेस कर सकते हैं n/60 से। तो मैं यहाँ पे ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई n/60। ये हमारे पास ओमेगा का तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आरपीएम बोला सॉरी ओमेगा के जो है वो 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, जिनको हम वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं कहीं ना कहीं। और 2 पाई और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा डी का फॉर्मूला कहीं इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि बहुत क्रूड लेवल पे। अब तक शायद ही कोई ऐसा सवाल आया जिसमें आपने डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एग्जैक्टली उस क्रूड फॉर्म के अंदर अप्लाई कर दिया। तो उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी आरपीएम गिवन होता है, कभी टाइम पीरियड गिवन होता है,
कभी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो वो ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, और यही आगे ये फॉर्मूले जो आपके सिलेबस में है उनको डिराइव करने के अंदर भी यूज हो रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशंस के तौर पर, अब उसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो हमने अभी इस स्लाइड के अंदर जो चीजें डिस्कस की, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, लीनियर और एंगुलर दोनों। हमने रोटेशन के अंदर इस बात को जिक्र किया, उनकी डायरेक्शंस का देखा मामला, और फिर ओमेगा के कुछ 3 फॉर्मूले देख लिए जो हमारे पास आमतौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन, जैसे मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया था, इसी तरह से जरा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट किया जाए। तो फॉर्मूला आसान है, कोई ऐसा कोई समझ लो कि बड़ी बात नहीं है उसको रिलेट करना, उसको बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास S इक्वल आर थीटा तो फॉर्मूला है ही है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और रेडियस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर रेडियस कांस्टेंट हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जनाब एस एस इक्वल्स आर थीटा, तो डेल्टा एस इक्वल्स आर डेल्टा थीटा, ये मैंने ये वाला जो पोर्शन है ना इससे उठाई है बात। ये मेरे पास ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, छोटा सा सेक्टर, ट्राइंगल बोलना सॉरी, छोटा सा सेक्टर बना हुआ, मैंने यहाँ से बात उठाई। मैंने देखा कि यार ये जो मामलात है ना ये लिंक हुए हैं आपस में। जैसे एस इक्वल आर थीटा होता तो डेल्टा एस को डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा बोल सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर डिवाइड बाय टाइम कर दूं दोनों साइड पे, डेल्टा टी वो टाइम है जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने में लगा, जो इस डेल्टा एस ये डेल्टा टी को डेल्टा थीटा को कॉस कराने में लगा। तो ये बन जाएगा ये फॉर्मूला, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आपके पास वेलोसिटी, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आपके पास ओमेगा। आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास, v इक्वल्स आर ओमेगा, जो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस इन तीनों को रिलेट कर रहा होता है। सही, वी आर नाउ रिलेटिंग v, r and omega all in a single function। और इस फॉर्मूले के कुछ कह लो कि आउटपुट्स हैं। सही, इन आउटपुट्स के बारे में बात कर लेते हैं अभी। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ कहीं और लिख देता हूँ कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें इस पर तस्करा करना है। अच्छा भाई, इसको भी जरा इधर कॉपी कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास डिराइव हो गया इधर। अब आगे जिसकी गुफ्तगू चलती है वो इस बेसिस पे चलती है कि भाई ये जो फॉर्मूला आया है v इक्वल्स आर ओमेगा, इससे दो बातों का अंदाजा होता है। पहली बात कि v r से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी बात v ओमेगा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r से उस वक्त प्रोपोर्शनल है जब ओमेगा कांस्टेंट है, और ओमेगा से उस वक्त प्रोपोर्शनल है जब r कांस्टेंट है। इस चीज का अंदाजा आप इस तरह से लगाओ कि जितना ज्यादा रेडियस होगा पार्टिकल उतनी तेजी से मूव करेगा। अगर ओमेगा सेम है, इसका इसका ताल्लुक इस बात से हो सकता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो सर्कल बना देता हूँ मैं, थोड़े छोटे छोटे।
तो लेट्स से हमारे पास ये दो सेक्टर आ गए, एक छोटा सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है हमारे पास। पार्टिकल यहां से मूव करता है इधर तक जाने के लिए, इस पे भी और इस पे भी। एक का रेडियस छोटा है, एक का रेडियस बहुत बड़ा है। अगर ओमेगा सेम है उसका, मतलब ये समझो एक रॉड थी, समझो एक रॉड है, इस रॉड पे दो पॉइंट्स है, एक ये टिप और एक समवेयर इन द मिडल। और अगर ये रॉड घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, मतलब दोनों पार्टिकल्स इस रॉड पे थे, तो जब रॉड घूमी तो दोनों ने मूवमेंट की, ये वाला पार्टिकल भी गया और ये वाला पार्टिकल भी गया, उन दोनों ने रोटेशंस परफॉर्म किए। जो बाहर वाला पार्टिकल था उसने उतने ही टाइम के अंदर, मतलब टाइम 0 से लेके टाइम t तक उतने टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट बड़ी है पार्टिकल p की, पार्टिकल q की डिस्प्लेसमेंट छोटी है इन द सेम टाइम। तो लाजमी सी बात है ना, p पार्टिकल तेज चल रहा होगा तभी तो उसी वक्त में पार्टिकल p ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, अदरवाइज उतने टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर की जा सकती। तो हम यहाँ पे यही कहते हैं कि भाई इन द सेम टाइम interval more displacement is covered by p than q as omega is same, so v of p is more than v of q। इसको आप अज्यूम भी कर सकते हैं, अगर आपका हाथ है, एक आपके शोल्डर के पास आपके ये जो एल्बो है ये आ गया, और एक आपकी ये पाम है, अगर आप अपने हाथ को यहाँ से मूव करते हुए लाओ तो आपका एल्बो इतना नहीं मूव करा जितना आपका पाम ने मूवमेंट की। बिल्कुल कहा वैसा इस बात को कह सकते हो। तो ये आपके पास कह लो कि एक रोटेशन का सारा मामला आ रहा होता है। और ओमेगा के साथ का रिलेशन ये है कि अगर आप रेडियस सेम रखते हो तो जो पार्टिकल जितना तेज चल रहा होगा, जितनी ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी कवर कर लेगा। अगर दो पार्टिकल सेम रेडियाई पे चल रहे हैं, दोनों का ट्रैक सेम है, एक का ज्यादा ओमेगा है, ज्यादा ओमेगा होने का मतलब ये ज्यादा रेडियंस, ज्यादा एंगल्स एक सेकंड में कवर कर लेता है, तो लाजमी सी बात है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। लेकिन इसका जो v और r का प्रोपोर्शनल है ये ज्यादा अच्छा था। ये मोमेंटम ट्रांसफर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बैट से अगर जब भी क्रिकेट खेलते हो और हिट करने की कोशिश करते हो तो कोशिश करते हो स्वीट स्पॉट से हिट करो, जहां बैट को पकड़े वो जगह से बॉल हिट होती है मजा नहीं आता। तुम कभी वो देखना, रशिया में वो होता है कंपटीशन होता है, स्लैप का कंपटीशन होता है, चमाड़ मारना होता है अगले कंपेटिटर को, तो उनको देखो कि चमाड़ मारते हैं, देखो उनको, वो करीब खड़े होकर चमाड़ नहीं देते, वो दूर खड़े होते हैं और हाथ को लंबा घुमाते हुए लाके उसके मुंह पर चमाड़ मारते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनको पता है मेरे पास जितना रेडियस होगा, मेरा हाथ जो है ना ये वाला उतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, तो जिसको चमाट पड़ेगा ना उसके मुंह पर अच्छा खासा मोमेंटम ट्रांसफर होना है, वेलोसिटी ज्यादा होती है इस जगह की, वो दूर से लाता है हाथ और चमाट मुंह पे, और वो बाकी तो इनकी जान अपनी जगह, लेकिन फिजिक्स यहाँ पे भी है। ठीक है जनाब, आज का लेसन हम यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर इसको और मजीद आगे की तरफ लेके चलेंगे। मैं ये पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।